हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन डिजीज़ कह लो, डिजीज़ कह लो, वट एवर यू वांट। और आपको बता दो इसी चैप्टर का नाम होता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियां, बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपको मैं बता दूं ये जो टॉपिक है ये सबसे पहले आपको एक तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, स्पेशली मेंशन है, 1 से 2 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेकेपी कांस्टेबल की अगर हम बात करें, जेकेपी कांस्टेबल सिर्फ एक लास्ट एग्जाम हुआ जहाँ साइंस 1 से 2 मार्क्स के, अदरवाइज आपकी साइंस 15 से 20 नंबर की पूछी गई, बॉर्डर बटालियन से लेकर बाकी जितने भी एग्जाम हुए। आप लोग इसको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करोगे। जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, आपको साइंस भी पढ़नी है क्योंकि जनरल जो जीके का सिलेबस उसमें साइंस, जनरल साइंस भी इंक्लूड होता है। बाकी ऑफिशियल सिलेबस आएगा, देख लेंगे। अदरवाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा से वाइटामिन से इंपॉर्टेंट था, वो पढ़ना है। उसके साथ साथ आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस का सिलेबस चेक करें, अगर है तो आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, फिर आप जो भी जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम देने चले जाना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पढ़ना है, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको जब तक आप एग्ज़ाम मतलब देने वाले कॉम्पिटिटिव के। मैं आपको बता दूं आज से 4 से 5 साल पहले मैंने साइंस पढ़ाई थी। कहाँ पढ़ाई थी? जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम गलती से काम कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी। वहाँ पे आज भी वो बच्चे कोर्स पढ़ रहे हैं और आज भी उसमें से 90% प्लस क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी चाहे वाइल्ड लाइफ हुआ, जहाँ आपका एफपीएफ हुआ, उन सब में अभी भी साइंस 80 से 90% एज इट इज़ पूछी गई हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर से। तो अभी वाले नोट्स का आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली इसमें आपको 100+ स्लाइड्स होंगी जो आपको पढ़नी है और सोच सकते हो कि कितनी डेप्थ होगी। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। क्लास नोट से लेके मॉक प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी ने जो भी क्वेश्चन पूछे सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सब कुछ अगर आप चाहते हो 99 में तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये इन सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें कवर होगा क्या ऑल 10 ईयर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सबके इफेक्ट प्लस जो एक्सपेक्टेड बन सकते हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे। हम लोग 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं, 1000+ ऑलरेडी एसएससी में सिलेक्शन करवाई है। एसएससी आप समझ सकते हो, जम्मू कश्मीर में सिलेक्शन नहीं करवाते, दुनिया भर के बच्चे हमारी नौकरियां कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, डिफेंस के अंदर जेकेपी सब इंस्पेक्टर हो गया, जेकेपी कांस्टेबल, क्लास 4, दुनिया भर के बच्चे हमने ऑलरेडी सिलेक्शन करवाई हुई है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सारे बच्चों की सिलेक्शन करवाई हुई है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन से। तो आप आंख बंद करके एक बार पढ़ लो। आप कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ लो एक बार, उससे बाहर कभी कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ। मैथ हो गया, रीजनिंग, साइंस, कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं वो हम वन टाइम ही पढ़ाते हैं, बार बार हमें पढ़ाने की नीड नहीं है। और लेटेस्ट पैटर्न आपको करवाए जाएंगे जैसे आपको ज्योग्राफी के करवाए जा रहे हैं अब जम्मू एंड कश्मीर। सो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दुनिया के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो हेल्थ के रिलेटेड क्या करता है, अपडेट देता रहता है और हेल्थ के रिलेटेड काम करता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, एक तो फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है एज पर जेकेपी कांस्टेबल, ये क्लास 4 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी एक ऐसा पर्सन उसको हम फिट, इंटायरली फिट मानते हैं, हेल्दी मानते हैं, जिसकी 3 कंडीशन पूरी होती हैं, जिसकी 3 कंडीशन पूरी होती हैं। सबसे पहले आता है एक फिजिकली फिट होना कंपलसरी है। ठीक है, एज पर WHO की बात कर रहे हैं हम लोग। एक मेंटली फिट होना ज़रूरी है और एक सोशली फिट का मतलब क्या होता है? हैविंग प्रॉपर सोशल इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर इन द सोसाइटी, मतलब एज पर सोसाइटी के हिसाब से किस तरह से बात करनी है, कैसे खड़ा होना है, क्या बिहेव करना है, सोशली वो साउंड होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजिकली साउंड होना चाहिए और फिजिकली फिट। ये तीनों अगर चीज़ें पूरी है तो हम कहते हैं वो इंसान 100% फिट है। दैट मीन्स कि फिटनेस का जो एक क्राइटेरिया है वो 3 कंडीशन को पूरा करता है। ये बेसिक सी चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा, एज पर WHO वो 3 कंडीशनें कौन सी हैं, या इसमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन नहीं है जो फिजिकल फिट होने के लिए कंपलसरी नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये लिखेगा, एक अलग से लिख देगा, तो वो आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन बना दिया मैथ्स का, फिजिकली
फिट होने के लिए किसके साथ, फिजिकली फिट का मतलब ऑर्गन उसके प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए। आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, डेट मीन्स क्या, फिजिकली फिट हो। और सोसाइटी इंटरेक्शन मतलब सोशल के रिलेटेड है। तो आप सबको पता है कि नया पैटर्न जो इंट्रोड्यूस किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट से, वो भी हम साथ साथ इसका टॉपिक वाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। इस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई होप कि इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपली WHO की फुल फॉर्म याद रखनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, किस तरीके से नोट्स को पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे होता है, जिस दिन ये करना सीख गए उस दिन आप एक साथ 2 से 3 नौकरियां एक साथ ले सकते हो। और हमारा इंटेंशन यही है कि JK SSB जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आप एक साथ सारे क्रैक करो, ठीक है। और यहीं से टॉपर निकलने चाहिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपर दिए हैं, तो इस बार मैक्सिमम टॉपर यहीं से निकलने चाहिए, क्योंकि इस बार जो कंटेंट है वो मैचेबल है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप किया करो। कमेंट सेक्शन के साथ में स्क्रॉल करोगे राइट साइड तो आपको हाइप वाला ऑप्शन आता है, तो हाइप करो वीडियो को। हाइप करने से क्या होगा, मैक्सिमम बच्चों तक भी पहुंचेगा। और आप कम से कम भी एज अपनी मतलब गुरुदक्षिणा के रूप में आप इसको अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में ग्रुप्स होते हैं उसमें शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इसको, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द डिजीज, डिजीज बोल दो या डिसीज बोल दो, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब क्या होता है। द वर्ड डिसीज लिटरली मीन्स, इसका मतलब होता है डिस प्लस ईज। ईज सब समझते हो ना, ईजिली कोई चीज कंफर्टेबली करना, और जब डिस लग गया वो नेगेटिव मतलब देगा, विच मीन्स डिस्कम्फर्ट। Whenever you feel discomfort, that means you are not fit. अगर आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आप चलने में दिक्कत हो रही है, रनिंग करने में दिक्कत हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है खाने में, विच मीन्स कि आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो, तो उसी को डिसीज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज any disorder or malfunctions that affect a person physically, mentally and socially। इन तीनों चीज़ों को कोई भी चीज़ अगर हिट करती है, कोई माल फंक्शंस होता है, डेट मीन्स कि उसको हम डिसीज के नाम से जानेंगे, विच इज़ कॉल्ड डिसीज, ठीक है। और आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन था कि भाई डिजीज़ होती क्या है। बेसिकली डिजीज़ किसको कहते हैं, देखो डिसीज़ का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं करता, हेडेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है मैं अनकंफर्टेबल हूँ, विच मीन्स कि आप मेंटली, फिजिकली या सोशली तीनों में कोई ना कोई चीज़ आपकी इफेक्ट हो रही है, विच मीन्स कि फिजिकली फिट नहीं हो, उसको हम कहेंगे कि कोई ना कोई डिसीज़ है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आई होप कि ये मतलब समझ गए कि डिसीज़ का मतलब होता क्या। आगे बढ़ेंगे। अभी तक कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया, जब इंपॉर्टेंट आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पैथोजन क्या होता है। ये हमें बार बार पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं अलग अलग। हमें मेन जो पढ़ना है बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, एक बैक्टीरिया, एक वायरस और फंगस एंड प्रोटोजा। इन चारों की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं आल्सो नोन एज द डिसीज कॉजिंग एजेंट। मतलब जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। एजेंट मतलब बीमारी फैलाने वाले, उसी को हम क्या कहते हैं, रोगजनक। जो रोगी मतलब रोगी बनाते हैं इंसान को, तो हिंदी बड़े रोगजनक। बाकी आपको मैं बता दूं पैथोजन क्या होते हैं। बेसिकली सर पैथोजन एक ऐसी चीज़ होती है जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है, जो कॉजिंग एजेंट होते हैं। दिस इज द एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला पैथोजन क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा पैथोजन क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। यही एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एंटर्स द बॉडी, जो बॉडी में एंटर करते हैं, एंड कॉज द इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैथोजन की बात करें तो बच्चे बैक्टीरिया भी आपका पैथोजन है, वायरस भी आपका पैथोजन है, फंगस भी आपका पैथोजन है, एंड प्रोटोजोआ भी आपका पैथोजन है। तो ये वो 4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। अब किसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, आपको 4 बीमारियों के नाम लिख देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से नहीं होती। हो सकता है वो बैक्टीरिया से होती हो, प्रोटोजोआ से होती हो, फंगस से होती हो। मैक्सिमम बीमारियों का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपको साथ साथ लर्न करवा के भेजूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास को देखना है और थोड़ी सी सपोर्ट करनी है आपको।
बाकी वाले जम्मू कश्मीर में ये कंटेंट आपको कहीं दिखेगा नहीं ऐसा। इवन कि आप सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी कंपेयर करो ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो आपको पढ़ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली बीमारियां, फंगस से होने वाली प्लस प्रोटोजोआ से होने वाली, सबकी अलग अलग है। कम से कम 40 से 50 बीमारी हम पढ़ने वाले और साथ साथ लर्न करवाना है आपको। यहाँ तक हमने पढ़ लिया सर पैथोजन वो चीज़ें होती हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है। ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं देन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं, जिसको हम डिसीज़ कहते हैं। टाइप ऑफ पैथोजन मैंने बता दिया, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा पैथोजन नहीं है, तो अपने से कोई वर्ड लिख देगा, देख लेना वो। देखो पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल पहले ए का पहला पार्ट होगा। एनराज रोगजनक मतलब डिजीज एजेंट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मैच आपको देखो बहुत आसान होते हैं, जैसे अभी अजमल सर ने आपको पढ़ाया ज्योग्राफी ऑफ JNK, पूरा लेटेस्ट पैटर्न बेस पे MCQs करवाए और MCQ के थ्रू ही आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया। और बाकी ऐसे भी हमने थ्योरी भी पढ़ाई है, तो आप उनको कर सकते हो। अगर आपने खाली MCQs पढ़ लिए तो भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर एंड होस्ट सेल क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें वेक्टर किसको कहते हैं और होस्ट सेल किसको कहते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर की, देखो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर किसको कहते हैं, दैट इज कैरियर या वाहक, कैरियर कह सकते हैं इसको। कैरियर मतलब जो चीज़ों को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल हम बस में बैठ के जाते हैं तो बस हमारे लिए क्या कैरियर है, हमें कैरी करने का काम कर रही है। द ऑर्गेनिजम्स आर मीडियम, हम कहते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं या हम कहते हैं ये एक मीडियम होता है, चलने का मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटो इसका मीडियम हो सकता है, जो भी यहाँ से इन्फेक्शन दूसरी जगह लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, जिसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। ये मॉस्किटो हो सकता है, कोई भी फ्लाई हो सकती है, उड़ने वाला कोई भी मक्खी वगैरह कुछ भी हो सकती है। कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, भाई पानी में भी तो चल कर जाते हैं ना। डेट कैरीज द पैथोजन, जो कि पैथोजन को कैरी करते हैं एंड ट्रांसमिट इट इनटू द ह्यूमन बॉडी। बेसिकली वेक्टर किसको कहते हैं मैं हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी समझ आएगा। इवन कि जो साइंस बैकग्राउंड से उनको भी ये नहीं आता है, वो भी यहाँ से पढ़ के ही पेपर में जाएंगे। तो ये दिमाग से निकाल दो कि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि इसमें एक बिल्कुल बेसिक से बच्चा समझ सकता है और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी क्लास के अंदर ही समझ आ जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वेक्टर क्या हुआ सर, वेक्टर वो चीज़ हुई जो इन पैथोजन, पैथोजन क्या हुए सर, बीमारियां फैलाने वाली जो भी चीज़ें हैं, और उनको कैरी कौन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं, वो उसको कहते हैं वेक्टर, उसको कहते हैं कैरियर। ये क्या करता है, ये क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो हो सकता है, फ्लाई हो सकती है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, यही कैरीज करते हैं इन पैथोजन को। पैथोजन क्या है, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में जब ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इसी को कहते हैं वेक्टर है, ठीक है। अब होस्ट सेल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट सेल, ए लिविंग सेल, एक जिंदा सेल, इट मे बी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। वो प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, ह्यूमन सेल हो सकता है। सेल क्या होता है, बेसिकली सेल जो टॉर्च में डलता है उस सेल की बात नहीं हो रही है। दिस इज बिलोंग टू आवर बॉडी, दिस इज बिलोंग टू लिविंग सेल। लिविंग का मतलब होता है हमारी बॉडी बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल से मिलके बनी होती है। सेल जब मिलते हैं एक साथ, सेल 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 मिलते हैं, हर एक बॉडी के अलग अलग सेल है, जैसे हार्ट के अलग सेल हैं, किडनी के अलग सेल हैं, ये सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं। देखो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू ये आपकी जितनी बॉडी दिख रही है सेल से मिलके बनी है टिश्यू। जब टिश्यू मिलते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, तो अलग अलग ऑर्गन होते हैं। और जब सारे ऑर्गन मिलते हैं तो हमारी ये बॉडी स्किन बनाते हैं, जिसमें हम पूरा बॉडी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हुआ, सेल। और सेल क्या होता है, जिंदा होते हैं। अगर कोई इंजेक्शन लगता है तो पेन किस लिए होती है, जब कभी इंजरी हो जाती है पेन क्यों होता है, बिकॉज हमारी जो बॉडी के सेल हैं वो सारे लिविंग है। और जहाँ भी इंजेक्शन लग रहा है, जहाँ भी आपको इंजरी हुई है या किसी को भी इंजरी होती है, तो वो पेन किस लिए होता है, पेन इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे लिविंग सेल डैमेज होते हैं देन पेन होता है।
और लिविंग सेल जब चैप्टर पढ़ोगे पूरा समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया, क्योंकि हमारा मेन है हर बच्चे को भी समझ आए, क्योंकि 10th तक तो मैं मान के चल रहा हूँ सबने साइंस पढ़ी और 10th तक की साइंस पूछी जाती है, इससे बाहर होता ही नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि स्कूलों में जो पढ़ाया गया है वो बकवास स्कूलिंग है मैक्सिमम 90% बच्चों की, और इसलिए हम इसको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी लेवल से निकले हुए हैं, हमें पता है कि ग्राउंड में क्या हुआ है। ठीक है, तो होस्ट सेल क्या होते हैं, अब पता चल गया सेल क्या है, जिससे बॉडी बनी होती है कोई भी लिविंग प्लांट एनिमल या किसी की भी। एक लिविंग सेल होते हैं प्लांट एनिमल या ह्यूमन के, ठीक है, इनसाइड जिसके अंदर विच आ पैथोजन लिव्स, मतलब पैथोजन जहाँ रहते हैं। होस्ट सेल क्या हुआ, जो होस्ट करते हैं पैथोजन को, रखते हैं अपने अंदर। रिप्रोड्यूस एंड कॉज इन्फेक्शन, यही फिर रिप्रोड्यूस भी करते हैं और इन्फेक्शन को कॉज भी करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो होस्ट सेल वो सेल होते हैं ह्यूमन के, एनिमल के या प्लांट के या किसी के भी, क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स भी एनिमल के अंदर ही आता है। तो जो पैथोजन को अपने अंदर रखने का काम करते हैं, यहाँ पैथोजन रहते हैं, जिंदा रहते हैं जिसके ऊपर पैथोजन, रिप्रोड्यूस होते हैं कॉज इन्फेक्शन करने के लिए। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं होस्ट सेल। अब देखो ये वेक्टर है, मॉस्किटो ने यहाँ से इन्फेक्शन कोई भी पड़ा हुआ था, कोई बैक्टीरिया वायरस था, उसको यहाँ से उठाया, किसी इंसान को काटा, उससे क्या हुआ, ये जो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ कुछ भी था वो इंसान की बॉडी में एंटर कर गया तो इंसान बीमार हो जाएगा। और होस्ट सेल जिसके अंदर भी ये एंटर हुए, जिस सेल के अंदर ये रहे, जिंदा रहेंगे, उसको कहते हैं होस्ट सेल। समझ आ गई बात। अगेन इस स्लाइड को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आराम से हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, बेसिकली हमें चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप बैठ कर रट्टा मार लो, ठीक है। वेक्टर होता है सर जो भी हमारे पैथोजन को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मॉस्किटो ले लिया, इसने कैरी किया कहाँ, किसी के भी बॉडी में, जहाँ सेल्स में, प्लांट एनिमल कहीं भी, तो अगर वो सेल में एंटर कर गए और सेल में वो जिंदा रहेंगे, पैथोजन यहाँ बीच आ पैथोजन लिव्स, इनसाइड जहाँ पे पैथोजन रहते हैं, तो पैथोजन यहाँ रहेंगे, उसको कहते हैं होस्ट सेल्स। होस्ट सेल, यहीं से फिर इन्फेक्शन फैलेगा। क्या जी यहाँ तक समझ आ गई सबको? सर यहाँ तक मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करा? मैंने एक्सप्लेन करा कि वेक्टर क्या होता है। सर वेक्टर होता है जो भी पैथोजन को कैरी करता है। होस्ट क्या होते हैं, जिसमें भी इनसाइड, जिसके अंदर पैथोजन जिंदा रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और इन्फेक्शन फैलाने का कॉज करते हैं। ठीक है, कॉज करते हैं इन्फेक्शन फैलाने का। तो आई होप कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कल को पैथोजन, बैक्टर या पैथोजन या बैक्टीरिया या होस्ट सेल के बारे में पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्लासिफिकेशन। मतलब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं, किसको हम बात करें बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीज। हम लोग डिजीज को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, अलग अलग नाम होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक मतलब क्या होता है, जो जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों को आते हैं। जीन्स का मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी आंखें कैसे होंगी, हमारे कान कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसे होगी, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के जीन्स हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं आगे, और हमारे आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, कैटेगरी ए की बात करें, इसके अंदर कैटेगरी ए की बात करें तो जेनेटिक डिजीज कौन से होते हैं, जो हमें हेरिडाइटरी, मतलब पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होते हैं, हम कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब समझाता हूँ आपको। दीज आर डिजीज, ये वो डिजीज होती हैं जो प्रेजेंट बाय बर्थ होती हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे डायबिटीज कैटेगरी होती है, डायबिटीज ए बी ऐसे करके, तो जो पेरेंट्स से बाय बर्थ आती है किसी को, तो ये कौन सी होगी, जेनेटिक होगी। ये कौन सी होगी, ये होगी जेनेटिक्स। तो ये डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ होती हैं। दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं। ये जीन्स पे डिपेंड करती हैं। अगर पेरेंट्स का कोई ऐसा जीन डिफेक्टिव हुआ जिसमें उसको हार्ट की दिक्कत है, हो सकता है वही जीन आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए सॉरी हो सकता है वही जीन आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, तो उनको भी हार्ट की दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती है वो मोस्टली बच्चों में भी देखी जाती है। तो जेनेटिक डिजीज की बात करें, इसको कैटेगरी ए में हम कह सकते हैं। एक तो हो गया जेनेटिक डिजीज जो कि प्रेजेंट बाय बर्थ होती है, और ट्रांसफर होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है सर? कलर ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है, जैसे ये लिखा हो ना, इसके अंदर सबको दिख रहा है 74, जिसको 74 नहीं दिख रहा उसको कलर ब्लाइंडनेस है। आप कभी भी किसी ने मेडिकल दिया होगा फौज का, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस स्पेशली चेक किया जाता है और इसको रेफर डाला जाता है, क्या लिख के? परमानेंट अनफिट। दो तरह के रेफर होते हैं, एक होता है टेम्पररी अनफिट, एक होता है परमानेंट। मोस्टली टेम्पररी होता है, जिसको रीमेडिकल करवाया जाता है, और फिट होता है तो उसको ओके कर लिया जाता है। और जिसको लिख दिया परमानेंट अनफिट, ये फिट नहीं हो सकता इनके अकॉर्डिंग। परमानेंट लिख दिया ना, ये ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा हो सकता है जो आप क्या करते हो, मेन कुछ 3 कलर होते हैं उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो सकता है आपको ग्रीन कलर अच्छे से ना दिखता हो, और ये फौज में इसलिए अनफिट कहा जाता है, या डिफेंस जेकेपी या किसी में भी आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ आपको फिजिकल मेडिकल भी देना है, तो वहाँ पे अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो इसमें बहुत बड़ा इशू बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप में या किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, उसको कलर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसको ग्रीन कलर ना दिखता हो, कल को कोई इमरजेंसी में फंस गया, उसको ग्रीन कलर दिया गया या रेड कलर दिया गया, तो हो सकता है उसको रेड ही ना दिखता हो, तो रेड वो ग्रीन समझ गया, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको बोला जाता है परमानेंट अनफिट होता है। तो ये सबको 74 दिख रहा है इसके अंदर, जिसको नहीं दिख रहा तो उसको हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो। आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये कितने बच्चों को दिख रहा था बीच में और कितने बच्चों को नहीं दिख रहा, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ गई कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, हेमोफीलिया क्या होता है? देखो, हेमोफीलिया बेसिकली क्या होता है, छोटी सी इंजरी हो गया उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, छोटी सी इंजरी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, उसको क्या कहते हैं, हेमोफीलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है? ये सारी जेनेटिक होती हैं। आई होप ये स्लाइड बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। जेनेटिक डिजीज़ वो होती हैं जो बच्चों को पेरेंट्स से मिलती हैं, बाय बर्थ होती हैं, और ये पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसफ़र होती हैं आगे। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बता दिए, आगे बढ़, ठीक है? कैटेगरी बी की बात करें तो ये होती हैं, कौन से वाली? ये होती हैं सर एक्वायर्ड डिजीज, मतलब एक्वायर्ड करती है जो बॉडी, मतलब बाय बर्थ नहीं है लेकिन बर्थ होने के बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जब बॉडी कोई डिजीज़ को एक्वायर्ड कर ले, जिसको बाद में डिजीज़ होती हैं, उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो इन्फेक्शियस के बारे में। इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज़, यही चैप्टर का नाम है ना, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। इसी चैप्टर का नाम होता है इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, इसी का नाम होता है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है जो एक आदमी से दूसरे में स्प्रेड हो जाए। देखो मीनिंग भी लिखा हुआ है, कंटेजियस मतलब एक से दूसरे में स्प्रेड होना, इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे में स्प्रेड होना, कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेबल करना, कम्युनिकेट हो जाना एक से। दीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब ये एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड होती है। अब देखो, कलर ब्लाइंडनेस जो थी, जो ऊपर हमने पढ़ा था जेनेटिक ए में, कलर ब्लाइंडनेस जो थी वो हम कहते हैं एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होती। अगर एक बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है, उससे दूसरे को कुछ नहीं होगा, चाहे उसका जूठा खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, व्हाटएवर, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है? तो दी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बोलेगा इनके हिसाब से कौन सी ऐसी डेफिनेशन, या बोलेगा दी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो आपको पता होना चाहिए जो एक से दूसरे में स्प्रेड होता है, जो कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझ लो कम्युनिकेशन करना, तो उसके लिए हम कहते हैं कम्युनिकेबल या कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज है। ये किससे होती हैं? कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये हमें अक्वायर्ड की गई बीमारियां, बाद में हुई हैं, बाय बर्थ नहीं थी, हमें जेनेटिक नहीं थी ये, मतलब इन्फेक्शियस थी। कैटेगरी बी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वो वाली डिजीज जो बॉडी एक समय पे आके धीरे धीरे अडॉप्ट करती है, उसके अंदर आती हैं, और ये इसका रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट मीन्स पैथोजन। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाई आप मुझे बताओ, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इसका मेन कॉज क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? तो आंसर आप क्या दोगे? सर इसका जो मेन रीज़न है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पहले से पढ़ चुके हैं, अब तो इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दे सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया, डेट इज़ बैक्टीरिया, वायरल या वायरस से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ या फंगल डिजीज, जितनी भी सारी क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ है, ये सारी की सारी कम्युनिकेबल है। तो आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, या कॉन्टेजियस कौन सी होती हैं। ये सिर्फ नाम से अलग है, और आपको ये पता होना चाहिए कि गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि ये सारी सेम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है। बाकी सब बच्चे मुझे एक बार डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे अपनी अपनी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ये पता चल जाता है कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, हमारी रीच कहाँ तक है। और आप सबसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम एफर्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक रेवोल्यूशन आए एजुकेशन को लेके, क्वालिटी को बच्चे समझ पाए कि क्वालिटी पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। पेपर में जाओगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेपर कहाँ से आ रहा है, JKSSB कहाँ से पूछ रहा है, SSC कहाँ से पूछ रहा है। तो उन सब के लिए आपको क्वालिटी पढ़नी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, सब यहीं से दिखेगा। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको, हमने यहाँ तक पढ़ लिया एक्वायर्ड डिजीज में इन्फेक्शियस क्या होते हैं। अब एक्वायर्ड के अंदर एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। कौन सी होती है? नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल नाम से भी जानी जाएगी, नॉन कंटेजियस के नाम से भी जानी जाएगी, नॉन इन्फेक्शियस के नाम से भी जानी जाएगी। तो ये ही है आपकी चैप्टर का नाम, कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल। अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल का ही आएगा। बच्चे बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो नाम है चैप्टर का उससे भी क्वेश्चन बना देगा। और कल को इसको ना करके आओगे तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। ठीक, चैप्टर के नाम से आपको क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। These do not या these are not spread from one person to another। मतलब दी डिजीज आप कह सकते हो, दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आई होप ये सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सर, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज या कॉन्टेजियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड हो सकती हैं। मैंने एग्जाम्पल से बता दिया, सारी की सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी हैं वो स्प्रेड होती हैं। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर वायरस आ गया तो वो वायरस दूसरे में भी जाएगा, उससे मतलब वो फैल जाता है। बैक्टीरिया आ गया तो जाएगा। बट ये वो बीमारी हैं जैसे डायबिटीज़ है, एक इंसान को डायबिटीज़ है वो दूसरे से उसको नहीं हो सकती। किसी को कैंसर या ट्यूमर है, ट्यूमर और कैंसर में क्या फ़र्क होता है? छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्यूमर वो होता है जो जिसकी ग्रोथ कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के मान लो हाथ के ऊपर या सेल इकट्ठे होके वहाँ पे क्या है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो रखी है तो वो बन गया। किसी के सर पे हो जाता है तो वो बेसिकली एक ही जगह स्टे है, मतलब कंट्रोल ग्रोथ है, सेल इकट्ठे हुए हैं, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। और अगर इसकी ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए, उसको हम कैंसर कहते हैं। और ट्यूमर ही बाद में कैंसर बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये बेसिकली कौन सी बीमारी है? ये तो कॉमन सेंस है ना, जो एक इंसान से दूसरे में नहीं जाए तो खुद भी सोच सकते हो। हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। एक हार्ट अटैक होता है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, दोनों में फ़र्क होता है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट दोनों में फ़र्क। हार्ट अटैक धीरे धीरे हमारा खाना पीना कैसे, उससे धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, जिससे आपकी जो आर्टरी या वेन्स है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, फैट जमना शुरू होती है, जगह कम मिलती है। जब जगह कम मिलती है तो ब्लड का फ्लो क्या होता है, उसमें फास्ट जाएगा। भाई पाइप छोटी कर दो, ब्लड पीछे से मतलब पानी ज़्यादा आ रहा है तो आप मुझे बताओ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड क्या होगा, बीपी तेज़ होगा। और जिस जगह पे बीपी तेज़ होता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जब बॉडी के जो आर्टरी के अंदर ब्लड फास्ट फ्लो करेगा, बाहर का प्रेशर बॉडी का और यहाँ कम हो गया तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर वो प्रेस कर देगा, एकदम से क्या होगी, आर्टरी वगैरह चिपक जाएगी, तो उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में दिल काम करना बंद कर देता है, वो किसी के शॉक लगने से हो सकता है तो उसके वो सेकेंड मिनट में हो जाता है वो, ठीक है। बट ये आपको लक्षण देता है। तो यहाँ तक समझ आ गई। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? सर, ऐसी डिजीज़ जो एक आदमी से दूसरे में स्प्रेड नहीं होती। इसके एग्जांपल मैंने कुछ आपको बता दिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। देखो, हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक ये कौन सी डिजीज़ है सर? ये नॉन कम्युनिकेबल, बिल्कुल सही है। डायबिटीज़ कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल। पहले का ए, बी का टू, एक मिनट, डज नॉट स्प्रेड। हाँ, एक ही बात है, दोनों स्प्रेड नहीं होती, तो दोनों सही है। क्वेश्चन गलत डिज़ाइन हुआ, कोई बात नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मतलब नाम से क्लियर है ना, ये एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती है, एक इंसान से दूसरे में नहीं आती हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे डेट मीन्स की बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है। अब हम पैथोजन के ऊपर होने वाली बीमारियां पढ़ने वाले हैं, और जो कि कौन सी हैं, सारी की सारी इन्फेक्शियस हैं, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, फंगस होने वाली बीमारी, सबके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये बीमारी किससे होती है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है
कि कौन किसकी वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया का नाम पूछ ले कभी 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 पूछ लेता है कि इस बीमारी में बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, इसको कैरी करने वाला वेक्टर कौन होता है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं वो तो आपको साथ साथ समझ आएगी अभी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करें, और क्या है, प्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली प्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है, एक जिंदा पैथोजन होता है, एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये बेसिकली ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर एंटायरली यूनिसेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगुलर सेल। अभी आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा तो बेसिक से याद रखो, सेल मतलब सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होते हैं, एक ही प्रकार के सेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये कौन सा है, बैक्टीरिया है। देखो यहाँ पे ये क्या मिले हुए हैं, एक जैसे सेल मिले हुए, यूनिसेलुलर, एक जैसे सेल मिले हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ये कैसे हैं, सिंगुलर सेल है, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल नहीं मिले हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है सर, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर एंटायरली सिंगल सेल्ड हैं, ओके। दे आर नॉट कंप्लीट पैरासाइट्स, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट लिविंग प्रॉपर्टीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है क्या जो बैक्टीरियल है क्या वो पैरासाइट है कि नहीं है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब जब एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हम क्या है, हम पैरासाइट हैं, क्यों, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट से हमें खाना मिलता है, हम दूसरी जगह पे डिपेंड करते हैं, अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दे आर नॉट कंप्लीट पैरासाइट, ये पूरी तरह से पैरासाइट नहीं होते, मतलब पैरासाइट तो पूरी तरह से नहीं है। दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट लिविंग प्रॉपर्टी, मतलब ये खुद भी जिंदा रह सकते हैं, ये खुद भी जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट क्या पढ़ लिए। देखो रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें समझ आएंगी और चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि हमें बेसिक से एडवांस हीरो लेवल तक पढ़ना है। जीरो हो तो हीरो बनाएंगे आपको। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बैक्टीरियल होता है सर ये एक प्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा बैक्टीरियल लिविंग है कि नॉन लिविंग है। दे आर एंटायरली यूनिसेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो आंसर होगा यूनि मतलब एक सेलुलर है, सिंगल सेलुलर है ये, ठीक है। और ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं है, ये खुद भी जिंदा रह सकते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कहीं भी पड़ा है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी अपने आप जिंदा रहेगा, और जब भी उसमें लिविंग चीज़ आएगी कोई ना कोई उसके अंदर कहीं गलती से चला गया तो बीमारी फैलाएगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है। नॉन लिविंग पे पड़ा तो भी जिंदा रहेगा क्योंकि इसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। अगर हम बात करें बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, तो एक होता है डिस्कवरी एंड एक होता है इन्वेंशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो कमेंट इसका फ़र्क क्या होता है। डिस्कवरी की बात करें कि बैक्टीरिया सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। बैक्टीरिया क्या एक पैथोजन है जिससे बीमारी होती है, अभी तक हम बीमारी पे पहुंचे ही नहीं है। तो बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूहनहुक, ठीक है। तो नाम देख लेना, अंग्रेजों वाला नाम है। तो अमर अकबर एंथनी एक फिल्म थी, तो एंटनी ऐसे नाम याद रख लो। एंटनी ने क्या किया, एंटनी ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। क्वेश्चन आ गया बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था। बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सही आंसर है। सिंगल सेलुलर, आगे देखो नाम लिख दिया साइंटिस्ट का। तो बैक्टीरिया जो डिस्कवर करने वाला था ये हो गया। सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर में इसका मतलब होता है, तो मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ठीक है। अब देखो मैचिंग वाले में आंसर कैसे निकालने होते हैं भाई, ये ज़्यादा आसान होते हैं सीधे क्वेश्चन से। आपको 4 स्टेटमेंट में 1-2 भी आते तो भी आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल पहले का मैचिंग तीसरे के साथ ये आपको आता था। 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें पहले का ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है, तो 2 एक ऑप्शन लिमिटेड। फिर आपको एक आता है उसमें हो सकता है एक ही ऑप्शन हो, तो आंसर आ गया। मतलब आपके पास देखने के क्वेश्चन निकालने के अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। एक ही क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल होता है उसमें। ओके, अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं क्या, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, क्वेश्चन ये बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हो सकता है आपका 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा भी हो सकती है इसमें, बट हम सब कुछ पढ़ाएंगे, लूप होल नहीं होना चाहिए। क्या फ़ायदा पूरा चैप्टर पढ़ा, 3 घंटे क्लास पढ़ी, फिर पता चला क्वेश्चन फिर भी नहीं बना, तो ऐसा नहीं करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। हो सकता है 3 यहाँ से रख दे, 1 वायरस वाली डिजीज रख दे, तो आंसर वही हो जाएगा। कभी कभी पूछ रहा है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज, हो सकता है 1 यहाँ से रखे, बाकी ऑप्शन कुछ और रखते, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता था पहले। आजकल वो बीमारी के ऊपर डेप्थ में पूछने लगा, इसका वेक्टर कौन होता है, होस्ट सेल कौन होता है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। पहले ये तो पता हो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं, ये तो आपके टिप पे होना चाहिए। ये सिंपल सी ट्रिक है, सब यहाँ पे ये ऐसा ही पढ़ते हैं। दैट इज जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। आपको याद लाइन रखनी है, बैक्टीरियल डिजीज जब भी पूछेगा आपको सिंपल सी लाइन लिखनी है, जीएसटी, सबने सुना हुआ है जीएसटी पंडित, जीएसटी पंडित का मतलब है जिसको नॉलेज होती है, का टिक मतलब मान लो ट्रिक, न्यू है, जैसे समझ लो जो जीएसटी पंडित है उसका जो टिक है, टिक मारने का जो तरीका है वो न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक मारने का तरीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। यहाँ तक आपने लाइन लिखनी है। फिर आप देखो इनसे बीमारियाँ, बाद में वायरल वाली भी हम जब ट्रिक पढ़ेंगे तो मैच करेंगे। ए से देखो यहाँ पे इसकी कोई बीमारी होती नहीं है, आई से कोई बीमारी नहीं है, इससे वायरस होने वाली बीमारियाँ हैं, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो जीएसटी, जी स्टैंड्स फॉर दैट इज गोनेरिया, एच स्टैंड्स फॉर सिफिल्स, टी स्टैंड्स फॉर टाइफाइड। 3 बीमारी होगी, तीनों की तीनों किससे होती हैं, तीनों की तीनों बैक्टीरिया से होती हैं। कल को कोई एग्जाम में पूछेगा बैक्टीरिया से होने वाली इसमें कौन सा ऑप्शन जो बीमारी नहीं है, आपको लिखना है जीएसटी पंडित का टिक न्यू है, जैसे लिखा इससे बनाना शुरू करो। जीएसटी से तीनों का नाम होता है गोनेरिया, सिफिल्स एंड टाइफाइड, 3 होगी। उसके बाद पंडित, ए और आई से इसकी कोई बीमारी नहीं होती, इससे वायरस से होने वाली बीमारी है। पी से क्या बना, पी से बना प्लेग, पी से क्या बना प्लेग, ये प्लेग हमने वायरस में भी पढ़ाया था मैंने आपको। एन से क्या होता है, एन से इसकी कोई बीमारी नहीं है। डी से देखो, डी से होने वाला दैट इज डिफ्थेरिया, दैट इज डिफ्टेरिया। टी स्टैंड्स फॉर टीबी, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, सबने नाम सुना होगा। ये तीनों बीमारियां भी किससे होती हैं, ये भी बैक्टीरिया से होती हैं। मतलब 3 और 3 6, तीनों 3 6, हमने इतना सा पढ़ा खाली जीएसटी पंडित वर्ड। अगर आपने इसको पढ़ा फिर आपने मैच किया, जी स्टैंड्स फॉर गोनेरिया, एस स्टैंड्स फॉर सिफिल्स, टी स्टैंड्स फॉर टाइफाइड, पी स्टैंड्स फॉर प्लेग, ए से एन से कोई बीमारी नहीं है, आई से कोई बीमारी, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्थेरिया एंड टी स्टैंड्स फॉर, पहले भी आया था टी टाइफाइड, यहाँ पे आ गया टी टीबी। ये 6 की 6 बीमारी किससे होती है, वायरस से होती हैं। आगे बढ़ेंगे, जीएसटी पंडित का क्या था, टिक न्यू था। पंडित का मतलब यहाँ पे देखो, का मतलब के, पंडित का, तो के से क्या हो गया, डेट इज कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी मतलब क्या होता है, लेप्रोसी मतलब जिसमें हाथ पैर गलने लगते एक तरह से, उस बीमारी को ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये लेप्रोसी को हम क्या कहते हैं, के से कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और एल से आएगा तो लेप्रोसी भी इसी से होने वाली बीमारी है। अब देखो का टिक न्यू है, टी आई से क्या हो गया, टेटनस। भाई टेटनस इंजेक्शन कब लगता है, जब कोई इंजरी हो जाती है, मान लो, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ना ये वहाँ पे होता है, यहाँ पे जंग वगैरह लगा होता है किसी चीज़ के ऊपर, वहाँ पे रहता है मोस्टली। तो टेटनस, कोई लोहे से जब इंजरी होती है तो बोला जाता है टेटनस का इंजेक्शन करवा लो, है ना। तो ये टिक न्यू से बना, टी से टेटनस, और के से क्या बना, पहले के से क्या बना था, कुष्ठ रोग, दैट मीन्स लेप्रोसी, और दूसरे के से क्या बना, काली खांसी मतलब क्या होता है, काली खांसी का मतलब होता है पर्टुसिस मतलब काली खांसी। तो का टिक यहाँ से कितनी बनी, के से मतलब कुष्ठ रोग, और के से मतलब काली खांसी। टी से मतलब क्या होता है, टी से मतलब टेटनस, और आई से मतलब कुछ नहीं है, टी आई का मतलब, आई मैंने पहले बताया था कोई बीमारी नहीं होती। अब यहाँ तक हो गया आपका 3 3 6 3 9 होगी। अब देखो न्यू है, टिक न्यू है, न्यू से क्या बना, निमोनिया,
है मतलब हैज़ा, हैज़ा मतलब कॉलरा, कॉलरा मतलब क्या होता है हैज़ा। ये सबने सुना होगा लोकल कि हैज़ा हो गया, हैज़ा मतलब इसमें लूज मोशन लगना शुरू हो जाते हैं, इंसान को बुखार आते हैं, तो उसको कॉलरा कहते हैं। ये भी किससे होने वाली बीमारियाँ हैं, ये भी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली हमारे पास लगभग 11 बीमारी हमने यहाँ पे पढ़ी है। कल को पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती। आपने लिखा जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। अब मान लो कोई ऐसी बीमारी का नाम है जिसको हमने किससे लिख दिया, जिसको हमने जी से लिख दिया। अब जी से आपने एक ही पढ़ा था, डेट इज गोनेरिया, बाकी मुझे पता नहीं है तो उसको मैं दूसरा आंसर लगा दूँ, ये नहीं है। मान लो कोई उसने एन से बीमारी लिख दी, तो एन से हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम इसको आंसर लगाएंगे कि ये नहीं होती। तो इस नाम से भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप ट्रिक से भी देख पाए होंगे कि ट्रिक से हमें चीज़ें कैसे याद रखनी है। मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, देन एक एक बीमारी हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। जब भी आपको पूछेगा इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, जीएसटी पंडित का टिक न्यू लिखना है। यहीं से आपको बार बार याद करना है, इसको बिना देखे। अब देखो मैं यहीं से बोल रहा हूँ, जी मतलब गोनेरिया, एस मतलब क्या होता है सिफिलिस, टी मतलब टाइफाइड। पंडित में ए एन आई का कोई मतलब नहीं है। पी स्टैंड्स पर प्लेग होता है, डी स्टैंड्स पर डिप्थेरिया होता है, टी स्टैंड्स पर क्या होता है टीबी होता है। अच्छा, का ट्रिक न्यू है, का मतलब क्या था, एक तो काली खांसी थी, एक था कुष्ठ रोग, ठीक है। टी का मतलब टेटनस, टी का मतलब टेटनस। न्यू है, न्यू मतलब निमोनिया है मतलब हैज़ा, निमोनिया हैज़ा, ये नाम से क्लियर है। तो इससे हमने लगभग 11 बीमारियां पढ़ ली, और इसको एक दो बार रिपीट करना, कॉपी पे लिखना, देन आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब एक एक बीमारी को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड मुझे लगता है कि इतना लेक्चर काफ़ी है, पहला लेक्चर है, तो इसको आप अच्छे से एक बार फ्लो में आओ, अच्छे से पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि इससे बाहर कुछ नहीं है। अब इससे बाहर कुछ नहीं है, जो हमने एक बार पढ़ा दिया, चाहे वो JNK की हिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, एक बार पढ़ लो और अच्छे से नोट्स प्रैक्टिस कर लो। हमारे 5000+ टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो लगा लो, और ई बुक जो 5000+ है, यहाँ पे हमें सिर्फ GK SSB के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डाले हैं वो कर लो, और मॉक लगा दो। इससे बाहर कुछ करने की नीड नहीं है, बाद में फुल मॉक लगा लेना फाइनल जब पेपर आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं है। 99 में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी का प्राइस जो बता रहा हूँ, ठीक है। आप 20 दिन के बाद देखोगे तो हो सकता है उस टाइम प्राइस आगे पीछे हो गई हो। तो जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी एनरोल होने की, ताकि आप ऐप पे आके हर एक चीज़ एक्सेस भी कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।